नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, 13 से अधिक प्रश्नों पर जो है जवाब लगाया है पीएनपी ने, और इनके जवाब देखकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीएनपी के जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं वो पूरी तरीके से गंभीर नहीं हैं। चूँकि अभी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट एक एक नंबर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन घुमा फिरा कर जवाब जो है पीएनपी लगा रही है। हो सकता है कि सरकार द्वारा ऐसा निर्देश हो, या फिर विषय विशेषज्ञ जो है जानबूझकर जो है ये चीज़ें स्पष्ट नहीं कर रहे हों। काउंटर देखकर लगता है कि पूरी तरीके से विषय विशेषज्ञ ने जो जवाब लगाए हैं उनको अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या जवाब उन्होंने लगाए हैं। एक प्रकार से आप ये समझिए कि गोल मोल बातें की जा रही हैं। पीएनपी जो है किसी भी प्रकार से अभी असमंजस में है और स्थिति पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की स्थिति जो है क्लियर नहीं कर रही है। तो चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने कल भी बताया था, आप देख सकते हैं। एक थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को, नाथ पंथ के प्रवर्तक। इसमें इन्होंने जो है केसी श्रीवास्तव की पुस्तक का जो है आधार दिया है और स्पष्ट किया है कि जो मच्छेंद्र नाथ थे वो उन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत की थी और प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया। यहाँ पर भी प्रवर्तक पूछा गया है, संस्थापक नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रवर्तक और संस्थापक में अंतर भी स्पष्ट करना चाहिए, या फिर प्रवर्तक और संस्थापक एक ही बात है, ये भी स्पष्ट करनी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न गरीबी का आकलन है। इसमें इन्होंने इंडियन इकोनॉमी बाई पीके धर की किताब को लगाया है। और जो तीसरा प्रश्न है उसको गौर से देखिएगा कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर स्थायी अस्थायी की बात इन्होंने नहीं की है और अपने स्पष्टीकरण में पूरी तरीके से यहाँ पे इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। और उत्तर यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा बताया है और हवाला दिया गया है सुभाष कश्यप की पुस्तक का। यानी कि इसमें स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष नहीं बताया गया। एक स्थायी अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए इन्होंने लिखा क्या है। भारत का संवैधानिक विकास और संविधान लेखक डॉक्टर सुभाष कश्यप की पुस्तक के अनुसार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पूरी तरीके से इन्होंने भी स्पष्ट किया है, यही अभ्यर्थी कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत प्रश्न में स्थायी अस्थायी अध्यक्ष का उल्लेख नहीं है, ये बात यहाँ पे इन्होंने स्वीकार की है। और आगे लिखा है इसलिए विषय विशेषज्ञों ने सच्चिदानंद सिन्हा को मान लिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आपने क्यों इसका उल्लेख नहीं किया? जब आपके जो पेपर सेटर थे वो किस प्रकार के थे, क्यों नहीं आपने इसका उल्लेख किया? तो यहाँ पर इसमें जो है पूरी तरीके से एक कॉमन नंबर बनता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद माना है कि स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है डिस्लेक्सिया वाला, पढ़ने और लिखने का विकार क्या है। अभ्यर्थी जो है मान है डिस्प्रेक्सिया और यहाँ पर डिस्लेक्सिया मान रहा है पीएनपी। इन्होंने लिखा है कि पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता होती है जिसका आधार पढ़ने और भाषा पर समझने और बोलने पर बरतने पर पड़ता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने और स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। और इन्होंने देखिए व्हाइट स्वॉन फाउंडेशन का जो है यहाँ पे हवाला दे दिया है। ठीक है, इनकी खुद की पुस्तक ये चीज़ जो है नहीं स्पष्ट कर पा रही है कि ये पठन विकार है कौन सा होता है और बोलने का विकार कौन सा होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। व्हाइट स्वॉन फाउंडेशन का जो भी इनकी बुक होगी उसको उसमें दिखा दिया है। अगला है केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। इन्होंने माना है खुर्जा, अभ्यर्थी कह रहे हैं कोलकाता। अब स्पष्टीकरण में लिखा है कि उत्तर विकल्प में कोलकाता नहीं दिया गया है तथा उक्त संस्थान की इकाई खुर्जा में है। अब इस संस्थान की जो अनुसंधान संस्थान है इसकी इकाई की बात कर रहे हैं कि ये खुर्जा में है, इस वजह से जो है खुर्जा सही है। और उत्तर प्रदेश एक समग्र
अध्ययन केसरी नंदन त्रिपाठी की पुस्तक यहाँ पे इन्होंने दी है, यानी कि जो सरकार की किताबें हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं। आप देख सकते हैं इकाई खुर्जा, यहाँ पे गोलमोल जवाब लगाया गया है। आगे देखिए, सामाजिक प्रेरक करके एक प्रश्न है, उसमें आत्मगौरव मानना है, विद्यार्थी प्रेम मान रहे हैं। प्रेम और आत्मगौरव दोनों हो सकते हैं। आत्मगौरव एक सामाजिक अभिप्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया विकल्प प्रेम जैविक अभिप्रेरक है। तो एनसीईआरटी बुक क्लास 11 का यहाँ पे इन्होंने साक्ष्य लगाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है संस्कृत का गा पद, गा में कौन सी विभक्ति है? प्रथम बहुवचन अभ्यर्थी मान रहे हैं, द्वितीय बहुवचन पीएनपी मान रहा है। यहाँ पर गा शब्द अजना पुल्लिंग, यहाँ पे कुछ ब्लर है, दिख नहीं रहा है, पुल्लिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति के एक प्रथम में ये शब्द होगा द्वितीय वचन। तो यहाँ पर पूरी तरीके से किताब भी स्पष्ट नहीं करी गई है, ना ही कोई इसका कोई साक्ष्य दिया गया है। श्वसन छिद्र को लेकर के एक प्रश्न है, इसमें तिलचट्टा को माना गया है, जबकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सभी विकल्प सही हैं, अतः इसमें कॉमन अंक दिया जाए। तो जीव विज्ञान की एनसीईआरटी की कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार तिलचट्टा सही उत्तर है, अन्य विकल्प अमान्य है। केचुआ एनिलिडा संघ का जंतु है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा की जाती है, अन्य द्वारा श्वसन क्रिया श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई है, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जो है एनसीईआरटी की पुस्तक को मान्य करेगा। बाकी जितने विकल्प आपने देखे इसमें अलग अलग पुस्तकें लगी हैं। यहाँ पर अभी आत्मगौरव वाले में एनसीईआरटी लगी है और इस तिलचट्टे वाले में एनसीईआरटी लगी है। अगला प्रश्न जो एक परिभाषा है शैक्षिक प्रशासन को लेकर के, उसमें जो विकल्प दिया था जो भी उनके लेखक थे उनका जो है नाम सही से नहीं लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि विषय विशेषज्ञ के अनुसार उत्तल विकल्प पर अंकित 1, 2, 4 पर नामित विशेषज्ञ या इससे कोई संबंध नहीं है, जबकि विकल्प 3 का अंकित विशेषज्ञ ग्राह्य सही उत्तर है। प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न तैयार किया गया जिससे कि उसके परीक्षार्थी अंदर तार्किक और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकने की क्षमता को जाना जा सके। अब इसमें कौन सी रीजनिंग थी? इस वाले में कोई रीजनिंग थी ही नहीं। जिसने भी परिभाषा थी उसका नाम विकल्प में आपको सही रखना चाहिए था, आपने नाम सही नहीं रखा और यहाँ पे आप तार्किक और परिस्थितियों के अनुसार की निर्णय लेने की बात कर रहे हो। ये कोई एप्टीट्यूड का तो क्वेश्चन था नहीं। आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था? क्या इससे विद्यार्थियों की तार्किक और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का ज्ञान हो सकता था? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो यहाँ पर यह तर्क पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है पीएनपी का। अब देखिए किस प्रकार से गोलमोल जो है जवाब दिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा। अभ्यर्थियों ने कहा है प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर का है। तो ये विवाद किसने खड़ा किया? पीएनपी ने स्वयं ये विवाद खड़ा किया है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। तो जो अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो इस पे सभी को कॉमन अंक दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे पीएनपी ने उत्तर भी दिया है और यहाँ पे स्पष्टीकरण में दिया है कि प्रश्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जो पाठ्यक्रम पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं शीर्षक के अंतर्गत। अब ये जो प्रश्न है ये शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने दे दिया है, किसी भी बुक का हवाला नहीं दिया है, सिर्फ पाठ्यक्रम में बता दिया है कि पदार्थ एवं उनकी अवस्थाओं उनके शीर्षक के अंतर्गत है। इस पे भी लंबी बहस हो सकती है। अगला प्रश्न है हिंदी से संबंधित। जदब सुजात करके आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थोड़ा सा ब्लर है। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर का है। जी बिल्कुल बाहर का है। आप ही ने पीएनपी ने ही कहा था कि बाहर का है। तो जब साहित्य के प्रश्न जो है आपने पूछे थे, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि आपका प्रश्न सही है, अलंकार का है, इस पे नंबर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थी जो बता रहे हैं कि ये विषय वस्तु का प्रश्न नहीं है, तो इस पे आपको एक अच्छा खासा स्पष्टीकरण तो देना चाहिए था। तो ये केशव दास वाला प्रश्न हो गया। हिंदी इन्होंने बताया कि हिंदी के पाठ्यक्रम विषय वस्तु व्याकरण एवं
अपठित गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न है जो पाठ्यक्रम में है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि ये अपठित का गद्यांश पद्यांश का प्रश्न है। चलिए ठीक है। खाने का नमक, इस पे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि खाने का नमक ये आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर इन्होंने बताया मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होना चाहिए, और इन्होंने बताया कि विज्ञान के पाठ्यक्रम के दैनिक जीवन के सिद्धांत में यहाँ से प्रश्न लिया है, ये पाठ्यक्रम से बाहर का नहीं है, कोई भी किताब का प्रूफ नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, न SCERT न NCERT का। अगला प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है, जिसमें हिड और हिडन को लेकर के जो है कन्फ्यूजन है। याची जो बने हैं, जो कोड गए हैं, उन्होंने बताया कि हिड हिडन दोनों सही हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने हिड को सही माना है, हिडन गलत उत्तर बताया है। ये थर्ड फॉर्म है, जबकि हाइट्स का पास्ट टेंस हिड होगा। तो यहाँ पर इन 13 प्रश्नों पर दोस्तों पूरी तरीके से जो है विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो पीएनपी ने यहाँ पे लगाई है। किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सिर्फ 2 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर इन्होंने मजबूत साक्ष्य लगाया है। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो ये केशव दास वाला अपठित पद्यांश का माना जा सकता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जा सकता। 2 प्रश्नों पर इन्होंने NCERT का साक्ष्य लगाया है। बाकी जो अलग अलग किताबें हैं उनका साक्ष्य पीएनपी ने लगाया है। अब प्रश्न ये उठता है, हाईकोर्ट पीएनपी के साक्ष्यों को मानता है या अभ्यर्थियों द्वारा जो साक्ष्य लगाए जाते हैं उनको मानता है, या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि जो SCERT की किताबें हैं, NCERT की किताबें हैं, उनको साक्ष्य के रूप में हाईकोर्ट मानेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख किस तरफ होता है। तो दोस्तों 13 से ज़्यादा प्रश्न, अभी भी बहुत सारी याचिकाएं हैं जिस पर पीएनपी स्पष्टीकरण देगा और पूरी ब्रीफली जो है इसी तरीके से कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। 13 से अधिक प्रश्न हैं, और भी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 बातें मैंने आपको बताई, 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि पीएनपी जो अलग अलग किताबें लगा रही है उनको किस हद तक कोर्ट मानता है, अभ्यर्थी जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं उनको किस हद तक कोर्ट मानता है, या फिर NCERT SCERT की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनको मानता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिखाए गए हैं, सिवाय 2-3 प्रश्नों के। बस ये कह दिया गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और ये यहाँ पे नहीं है, ये खुर्जा इसकी इकाई है, प्रश्न पूछने में गलत हो गया, अध्यक्ष स्थायी पूछा नहीं गया, इसीलिए विशेषज्ञों ने सच्चिदानंद सिन्हा बता दिया। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो इस पे जो है गंभीरता से सरकार को भी सोचना चाहिए, पीएनपी को सोचना चाहिए। जो लोग पास हो गए, जिनकी मेरिट अधिक है, उनकी मेरिट इन प्रश्नों को लेकर और अधिक जा सकती है, तो इसका असर पूरी तरीके से मेरिट पर पड़ सकता है। तो इसको लेकर के गंभीर हो जाना चाहिए। जल्द ही इसकी सुनवाई होने वाली है, देखते हैं कि इस सुनवाई में क्या होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।